मैनहट्टन प्रोजेक्ट के दौरान इस प्रोजेक्ट के चीफ आर्किटेक्ट एनरिको फर्मी ने अपने सभी साथी साइंटिस्ट से एक सवाल पूछा, जिस सवाल के बाद शुरू हुई इस इन्फिनाइट यूनिवर्स में अपने जैसी ही एक इंटेलिजेंट लाइफ की खोज। सवाल था वेयर आर दे। इस सवाल से उनका मतलब था कि अगर हम यूनिवर्स की एज और जितने प्लैनेट्स इस यूनिवर्स में हैं, साथ ही जितने प्लैनेट्स में लाइफ के लिए सूटेबल कंडीशंस होने की संभावना है, उसके हिसाब से तो हमारे मिल्की वे में ही कई सारी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस मौजूद होनी चाहिए थी, कुछ प्रिमिटिव तो कुछ हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट, और अब तक तो हमारा उनके साथ कांटेक्ट हो जाना चाहिए था। पर लगभग 2 लाख साल के होमोसेपियंस के इतिहास में ना ही हमने उन्हें देखा और ना ही उनके अर्थ पर आने के सॉलिड प्रूफ्स हमें मिले। एनरिको फर्मी के इसी ऑब्जर्वेशन को नाम दिया गया दी फर्मी पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स का जवाब देने के लिए फ्रैंक ड्रेक ने सेटी यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की एक मीटिंग में सामने रखा दी ड्रेक इक्वेशन। ड्रेक्स इक्वेशन एक ऐसी साइंटिफिक इक्वेशन है जिसके जरिए हम पता लगा सकते हैं कि हमारी गैलेक्सी में कितनी एक्टिव इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस मौजूद है। इस इक्वेशन के लिए जरूरी डेटा इकट्ठा करने के बाद जब एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने उस इक्वेशन में अपने इकट्ठा किए गए डेटा को डाला तो उन्होंने पाया कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही लगभग 12,500 इंटेलिजेंट एलियन लाइफ्स होने की पॉसिबिलिटी है। सो अगर इतनी सारी सिविलाइजेशन हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में ही प्रेजेंट है तो अब तक हम इनमें से किसी एक को भी कांटेक्ट क्यों नहीं कर पाए? क्यों हम स्पॉट नहीं कर पाए इनमें से एक भी इंटेलिजेंट लाइफ? जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमंस और अर्थ पर मौजूद बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म है। एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन लाइफ के फंडामेंटल एलिमेंट्स है। पर ये एलिमेंट्स तो यूनिवर्स में हर जगह मौजूद है। साथ ही मौजूद है प्लैनेट्स जो कि अपने स्टार के गोल्डीलॉक्स जोन में है। गोल्डीलॉक्स जोन किसी भी प्लैनेट की उसके स्टार से वो सूटेबल दूरी होती है जिसमें लाइफ के पनपने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो अगर लाइफ के फंडामेंटल एलिमेंट्स और सूटेबल कंडीशंस हर जगह मौजूद है तो लाइफ का होना भी कॉमन होना चाहिए था। और इन्हीं में से किसी एक प्लैनेट पर अगर कोई सिविलाइजेशन हमसे महज 100 साल पहले भी पनपना स्टार्ट हुई होगी तो वो हमसे टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस होनी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक एक्सपोनेंशियल कर्व फॉलो करती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने पिछले 10,000 सालों में जितनी प्रोग्रेस नहीं की उतनी हमने पिछले 1000 सालों में ही कर ली, और पिछले 1000 सालों में हमने जितनी प्रोग्रेस नहीं की उतने हमने पिछले 100 सालों में कर ली। अब अगर इस प्रोग्रेस को कोई चीज रोक सकती है तो वो है लिमिटेड रिसोर्सेस, और अपने लिमिटेड रिसोर्सेस की कमी को पूरा करने के लिए एक सिविलाइजेशन को अपना प्लेनेट छोड़कर दूसरे प्लैनेट्स में रिसोर्सेज की खोज में निकलना ही पड़ेगा। पर उसके लिए चाहिए होगी बहुत सारी एनर्जी जो वो सिविलाइजेशन लेगी अपने स्टार से। आप सभी ने डायसन स्फीयर के बारे में जरूर सुना होगा। ये ऐसे हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अपने स्टार की सारी एनर्जी को यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि ये स्ट्रक्चर किसी स्टार के चारों ओर बनाया जाता है तो इसकी वजह से वो स्टार अनडिटेक्टेबल हो जाता है। अब क्योंकि हम ह्यूमन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की खोज उसके स्टार की मदद से करते हैं, तो अगर हम ऐसे स्टार्स ही डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे उन प्लैनेट्स और उन प्लैनेट्स पर रहने वाली इंटेलिजेंट लाइफ को ढूंढ पाएंगे? और इसीलिए हो सकता है इसी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद कई सिविलाइजेशंस ने अपने स्टार के अराउंड ऐसे ही स्ट्रक्चर्स बना दिए हो और इसीलिए हम उन्हें नहीं ढूंढ पा रहे। एक और थ्योरी है जिसमें यह कहा गया है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की एक लिमिट होती है जिसे कोई भी सिविलाइजेशन पार नहीं कर सकती। जब कोई उस लेवल पर पहुंचता है तो वो सिविलाइजेशन सेल्फ डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ती है और वो यूनिवर्स से खत्म हो जाती है। इसे हम कहते हैं द ग्रेट फिल्टर। ये भी एक पॉसिबल रीजन बताया जाता है कि जिसकी वजह से अब तक हमारा किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन से कांटेक्ट नहीं हुआ। फर्मी पैराडॉक्स के जवाब में 2023 की एक और हाइपोथेसिस द एक्सोप्लैनेट एस्केप फैक्टर एंड द फिशबोल हाइपोथेसिस जिसे एलियो रॉड्रिग ने पब्लिश किया था, उसमें से द एक्सोप्लैनेट एस्केप फैक्टर एक कन्विंसिंग हाइपोथेसिस है जिसमें एलियो ने प्लैनेट्स की एस्केप वेलोसिटी का हवाला देते हुए ये बताया था कि अगर किसी प्लैनेट पर कोई इंटेलिजेंट लाइफ हो भी फिर भी उस प्लैनेट के रेडियस और मास के चलते उस प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी को बीट करके उस प्लैनेट से बाहर निकलना टेक्नोलॉजिकली बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमारे जितने ही इंटेलिजेंस रखने के बावजूद लिमिटेशंस की वजह से शायद ऐसी सिविलाइजेशन हो जो अपने प्लैनेट से बाहर ही नहीं निकल पाई और इसीलिए हमारा उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम स्पीड होती है जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी प्लैनेट के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलकर स्पेस में पहुंचने के लिए। अर्थ के केस में ये है 11.186 किलोमीटर पर सेकेंड। ये मोस्टली डिपेंड करती है किसी प्लैनेट के मास और उसकी रेडियस पर। इसीलिए जितना भारी और बड़ा प्लैनेट उतनी ही ज्यादा उसकी एस्केप वेलोसिटी और उतना ही ज्यादा मुश्किल उस प्लैनेट से बाहर निकलना।
ये तो हो गई हमारे और एलियंस की लिमिटेशंस की बात, पर क्या हो अगर किसी सिविलाइजेशन को हमारे होने के बारे में ऑलरेडी पता हो और शायद वो हम पर नजर रखे हुए हो। इस थॉट पर कई हाइपोथेसिस है, जैसे कि द जू और द लेबोरेटरी हाइपोथेसिस या फिर द सिमुलेशन हाइपोथेसिस। जू और लेबोरेटरी हाइपोथेसिस के हिसाब से एलियंस को हमारी एग्जिस्टेंस के बारे में पता है और वो हमें देख रहे हैं और हम सभी ह्यूमंस उनके किसी एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। जहाँ तक बात करें सिमुलेशन हाइपोथेसिस की, तो हम किसी ऐसे सिमुलेशन का पार्ट है जो किसी हमसे भी ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन ने बनाया है। इन सभी हाइपोथेसिस के अलावा एक और सिविलाइजेशन की हाइपोथेसिस है जिसे कहते हैं द सिविलाइजेशन लिविंग इन अ मैट्रियोश्का ब्रेन। सो अगर तुम इसके बारे में एक डिटेल वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में और जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर जरूर क्लिक करो। साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।